फिर से लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रशांत जोशी आपका स्वागत करता हूं। आज हम EL 209 में हमारा जो टॉपिक है वो है स्पेक्ट्रम एनालाइज़र। तो स्पेक्ट्रम एनालाइज़र बेसिकली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि आपको डिस्प्ले पर एम्पलीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी का प्लॉट दर्शाता है। जैसा कि अभी तक आपने कैथोड रे ऑसिलोस्कोप लैब में देखा है, उसमें क्या होता है कि एक्स एक्सिस पे टाइम होता है, जबकि वाई एक्सिस पे एम्पलीट्यूड जैसे कि वोल्टेज है वो होता है। तो CRO में तो वाई एक्स एक्सिस पे टाइम होता है, जबकि यहाँ मोटे तौर पे हम कह सकते हैं कि स्पेक्ट्रम एनालाइज़र में मेन अंतर ये है कि इसमें एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं, जबकि वाई एक्सिस पर एम्पलीट्यूड ही शो किया जाता है। तो ये इसमें बेसिक अंतर है। नाउ स्पेक्ट्रम एनालाइज़र सेपरेट्स एन AC सिग्नल into its various frequency components and displays each component as a vertical line on a CRT screen। उसकी जो स्क्रीन है वो कैथोड रे ट्यूब ही होती है, जो हमारे एनालॉग टाइप के स्पेक्ट्रम एनालाइज़र होते हैं। The amplitude of each vertical line in the display represents the amplitude of each frequency component, and the horizontal position of each line defines the frequency। इस और जो इसकी हॉरिजेंटल एक्स एक्सिस पर हर लाइन की जो पोजीशन है वो उसकी फ्रीक्वेंसी को दर्शाती है। नाउ अब हम एक ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। ये एक स्वेप्ट ट्यून्ड रेडियो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम एनालाइज़र का ब्लॉक डायग्राम है। स्वेप्ट ट्यून्ड फ्रिक्वेंसी यानी स्वेप्ट TWF स्पेक्ट्रम एनालाइज़र भी से कहते हैं, TRF ट्यून्ड रेडियो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम एनालाइज़र। तो इसमें एक स्वीप जनरेटर होता है जो कि लीनियर रैंप प्रोड्यूस करता है। ये आप देख रहे हैं जैसे स्वीप जनरेटर है। ये स्वीप जनरेटर एक लीनियर रैंप वेव फॉर्म प्रोड्यूस कर रहा है, और ये जो है लीनियर रैंप है, हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन वोल्टेज प्रोवाइड करता है CRT को। जो हमारी यहाँ पे CRT लगी हुई है, इस CRT को ये डिफ्लेक्शन एम्पलीफायर के थ्रू हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन वोल्टेज प्रोवाइड करता है। द रैंप इज़ ऑल्सो अप्लाइड टू ए वोल्टेज ट्यूनेबल बैंड पास फिल्टर, और इस रैंप को जो है वोल्टेज ट्यूनेबल बैंड पास फिल्टर पर भी अप्लाई किया जाता है। दिस बैंड पास फिल्टर with a very narrow pass band, the center frequency of the pass band is swept from a minimum frequency F1 to a maximum frequency F2 as the ramp voltage sweeps from minimum to maximum amplitude. An input signal with a frequency Fs, मान लीजिए कि ये एक Fs फ्रिक्वेंसी वाला इनपुट सिग्नल है। दिस Fs सिग्नल would pass through the band pass filter. This voltage tunable band pass filter, it will pass through this voltage tunable band pass filter during the brief time that the filter pass band is tuned to Fs। मतलब जितनी देर के लिए Fs के प्रति ये ट्यून्ड होता है, उतने शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर ये इसमें से वेवफॉर्म पास होती है। When the signal with frequency Fs exits from the filter, it is converted to a DC voltage level by the detector। ये जो डिटेक्टर है, ये जब हम यहाँ से इस बैंड पास फिल्टर से पास होती है, ये वेव फॉर्म इस डिटेक्टर में प्रवेश करती है, तो उसको एक DC वोल्टेज लेवल में कन्वर्ट कर देता है। तो ये एक DC वोल्टेज लेवल हमें प्राप्त हो गया है। एंड दिस DC वोल्टेज लेवल इज़ अप्लाइड एज एन इनपुट टू द वर्टिकल डिफ्लेक्शन एम्पलीफायर ऑफ द CRT। तो ये CRT का जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन सिस्टम है, वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स है, उन दोनों प्लेट्स के बीच में ये अप्लाई किया जाता है।
Thus, during the time that the filter passband sweeps through fs, that is signal frequency, a vertical line representing the signal amplitude is traced on the CRT screen. इसलिए जितनी देर के लिए ये ट्यून्ड होता है fs के लिए और इसमें से ये इस पास बैंड में से स्वीप करती है ये फ्रिक्वेंसी, तो हमें इस CRT स्क्रीन पर एक सिंगल वर्टिकल लाइन एम्पलीट्यूड की प्राप्त होती है जो कि इस fs फ्रिक्वेंसी के संगत होती है. द हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑफ द वर्टिकल लाइन इज डिटरमिन्ड by the amplitude of the sweep generator ramp voltage at the instant at which fs is passing through the filter. The ramp voltage also dictates the instantaneous filter frequency. Horizontal sweep of electron beam across the CRT screen represents the changing filter frequency from f1 to f2. Consequently, the horizontal position of each vertical line in the display can be identified as a particular signal frequency. If signal frequency fs is exactly halfway between f1 and f2, मान लीजिए कि fs जो है वो f1 और f2 के बिल्कुल हाफवे है, then the vertical line representing fs should be exactly in center of screen. Now two different signals are applied. Suppose we are applying two different signals simultaneously to the input of the filter, Now if one frequency fa is equal to 200 kilohertz and second frequency fb is 300 kilohertz, then the amplitudes are VA is equal to 2 volt and VB is equal to 1 volt. If the center frequency of the filter is swept from 100 kilohertz to 500 kilohertz, the display will show the signal A displayed at a point 1/4 of the way across the screen, because its 200 kilohertz frequency is 1/4 of the way between f1 100 kilohertz and f2 500 kilohertz. Similarly, signal B will be displayed at the center of the screen because 300 kilohertz is just halfway between 100 kilohertz and 500 kilohertz. So the vertical line representing signal A is twice as large as the line representing B, because VA is equal to 2 volt and VB is equal to 1 volt. Now this ये जो चित्र है ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल को अगर हम स्पेक्ट्रम एनालाइजर पर अप्लाई करें तो उसको ये शो करता है. दिस डिस्प्ले कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल लार्ज वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंटिंग द कैरियर फ्रिक्वेंसी. तो ये जो है हमारी कैरियर फ्रिक्वेंसी है जो सेंटर में है, और ये दोनों हमारी साइड बैंड फ्रिक्वेंसीज हैं अपर कट जो है f1 और f2, टुगेदर विथ टू स्मॉलर लाइंस रिप्रेजेंटिंग द टू साइड बैंड फ्रीक्वेंसी components. These are two sideband frequency components. The display allows the amplitudes and frequencies of the sidebands to be in relation with carrier. इसी प्रकार से इस में डिस्प्ले में हम क्या देख रहे हैं कि स्पेक्ट्रम एनालाइजर पर कि मान लीजिए आपको एक प्योर अपेरेंट या आभासी रूप से लगता है कि एक साइन वेव है, उसमें कोई तरह का डिस्टॉर्शन नहीं है, कोई तरह की हार्मोनिक्स नहीं है, लेकिन जब हम उसे स्पेक्ट्रम एनालाइजर पर देखते हैं तो उसकी जो मेन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है एफएस, उसके कॉरस्पॉन्डिंग तो हमें एक बड़ी लार्ज सी सेंट्रल लाइन दिखती है जो एफएस के कॉरस्पॉन्डिंग है, लेकिन साथ ही साथ हमें उसकी प्रतिबिंब के रूप में जो है कुछ हार्मोनिक्स फ्रिक्वेंसीज भी मिलती है जो फंडामेंटल के मल्टीपल्स हैं, जैसे 2fs, 4fs, 6fs, और इनका भी कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड है. देखिए आप, तो ये हालांकि एम्पलीट्यूड जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है वैसे गिरता जा रहा है, लेकिन 6fs तक भी कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड मिल रहा है. तो इस तरीके से हम एज ए हार्मोनिक डिस्टॉर्शन एनालिसिस में भी स्पेक्ट्रम एनालिसिस को काफ़ी हद तक काम में ले सकते हैं, वहाँ पर भी इसका एप्लीकेशन है.
तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमारा CRO है वो तो टाइम डोमेन में ऑपरेट करता है, जबकि स्पेक्ट्रम एनालाइज़र फ्रीक्वेंसी डोमेन में ऑपरेट करता है। तो आप ये देखिए एक 3 डायमेंशनल डायग्राम है, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। इसमें हम देख सकते हैं कि एम्पलीट्यूड जो है वो वर्टिकली है और एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में 2 एक्सिस हैं, ये टाइम एक्सिस है और ये इधर फ्रीक्वेंसी एक्सिस है। ये ऐसे जो जा रहा है वो फ्रीक्वेंसी एक्सिस है, ये वाला फ्रीक्वेंसी एक्सिस है और ये टाइम एक्सिस है, जबकि जो अपवर्ड जा रहा है वर्टिकली वो एम्पलीट्यूड एक्सिस है। तो इस 3 डायमेंशन में हम देखते हैं कि अगर ये एक साइन वेव है जिसकी एक फ्रीक्वेंसी f1 है और एक दूसरी साइन वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है 2f1, वो ये है। तो अगर हम CRT स्क्रीन पर देखेंगे इस तरफ से, इस साइड से अगर हम देख रहे हैं तो हमें जो ये व्यू है वो ऐसा दिखेगा और हमें ये एक वेव दिखेगी टाइम डोमेन में। जबकि अगर हम इसे जब फ्रीक्वेंसी डोमेन में स्पेक्ट्रम एनालाइज़र पर देखते हैं तो हमें ये वेव्स नहीं दिखेंगी, बल्कि मतलब इस तरह से कर्वेचर नहीं दिखेंगे, बल्कि सिंगल इनके कॉरस्पॉन्डिंग लाइंस दिखेंगी और ये आपस में सेपरेटेड होंगी, इनके बीच में कंटिन्यूटी नहीं होगी, डिस्टेंस होगी। अब जो हम ये डायग्राम देख रहे हैं ये है स्वेप्ट सुपर हेटेरोडाइन टाइप स्पेक्ट्रम एनालाइज़र। इसमें और पिछले वाले जो हमारा TRF टाइप था उसमें क्या अंतर है कि इसमें जो वोल्टेज ट्यूनेबल बैंड पास फिल्टर जो उसमें था उसको रिप्लेस कर दिया गया है अब वोल्टेज ट्यूनेबल ऑसिलेटर VTO से। तो यहाँ देखिए ये VTO लगा दिया है हमने, यहाँ पे अब कोई बैंड पास फिल्टर नहीं है, जब उसकी बजाय हमने इसको VTO से रिप्लेस कर दिया है। ये स्वीप जनरेटर है, ये बाकी चीज़ें ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। ये हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स हैं CRT के लिए। और एक अंतर क्या है, एक हमने फ्रीक्वेंसी मिक्सर भी लगाया है और एक इंटरमीडिएट IF एम्पलीफायर लगाया है। तो जैसा कि हमने सुपरडाइन प्रिंसिपल पढ़ा है, सुपर हेटेरोडाइन प्रिंसिपल, इसमें क्या होता है कि जो लोकल ऑसिलेटर होता है उसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा जो है वो ज़्यादा होती है और ये इसे इस तरह से सेलेक्ट की जाती है कि जो हमें रिक्वायर्ड IF फ्रीक्वेंसी या इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी है वो प्राप्त हो सके। बेसिकली VTO और मिक्सर की जो फ्रीक्वेंसीज़ का जो डिफरेंस है वो IF के रूप में प्राप्त होता है। नाउ द रैंप वोल्टेज फ्रॉम द स्वीप जनरेटर इज़ अप्लाइड from this sweep generator the ramp voltage is applied once again as a horizontal deflection voltage to CRT. The ramp is also applied to the VTO to produce a VTO output frequency that sweeps from minimum F1 to F2. ये sweep करेगी F1 से F2 तक. The VTO output is applied to one input of the mixer and the other mixer input terminal receives the signal टू बी एनालाइज्ड। जिस सिग्नल को एनालाइज करना है वो एज ए सेकेंड यहाँ पे मेन इनपुट के रूप में मिक्सर में यहाँ से एंटर करेगा और VTO एक सिग्नल प्रोवाइड कर ही रहा है, जो स्वीप फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कर ही रहा है। इफ़ द सिग्नल फ्रीक्वेंसी FS एंड द VTO फ्रीक्वेंसी इज़ F0, मान लीजिए ये F0 है VTO की फ्रीक्वेंसी और ये FS है, यहाँ से FS आ रहा है, देन द मिक्सर आउटपुट इज़ द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू फ्रीक्वेंसीज, यानी कि इसका जो आउटपुट है वो FS प्लस F0 और FO माइनस FS, ये दो होगा, FO प्लस FS और FO माइनस FS। FO हमेशा FS से ज़्यादा होता है। दीज आर अप्लाइड टू IF एम्पलीफायर विच पासेज एंड एम्पलीफाइज ओनली वन इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, ये केवल एक इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी को पास करेगा। Now suppose IF amplifier passes only 100 kHz output frequency component from the mixer and that the VTO frequency F0 sweeps from 100 kHz to 200 kHz. If the signal frequency is FS 50 kHz at this time, then the mixer output when F0 is 100 kHz would be what? FM is equal to 100 kHz प्लस 50 kHz। यहाँ से हमारे को जो है 100 kHz आ रहा है और इधर से 50 kHz आ रहा है, तो यहाँ पे कितना होगा 150
किलोहर्ट्ज़ या फिर 50 किलोहर्ट्ज़, क्योंकि 100 प्लस 50 और 100 माइनस 50, नाइदर इनमें से कोई भी जो फ्रिक्वेंसी, इन दोनों में से कोई भी फ्रिक्वेंसी है वो 100 किलोहर्ट्ज़ के IF एम्पलीफायर से पास नहीं हो सकती, ठीक है। सिमिलरली एट द मैक्सिमम VTO फ्रिक्वेंसी ऑफ 200 किलोहर्ट्ज़ एंड FM, दिस FM विल बी 200 किलोहर्ट्ज़ प्लस 50 एंड 200 माइनस 50, यानी कि उस केस में जब 200 किलोहर्ट्ज़ है अगर VTO की फ्रिक्वेंसी, तो ये या तो 250 किलोहर्ट्ज़ होगी या 150 किलोहर्ट्ज़ होगी। अगेन दोनों ही फ्रिक्वेंसी IF एम्पलीफायर से पास नहीं हो सकती। व्हेन द VTO आउटपुट हैज़ अ फ्रिक्वेंसी ऑफ 150 किलोहर्ट्ज़, when the VTO output has a frequency of 150 kilohertz and FS is 50 kilohertz, then FM will be this intermediate frequency will be 100 kilohertz or 200 kilohertz. Now this 100 kilohertz component is passable and amplifiable by the IF amplifier. इस केस में ये पास हो जाएगा 100 kilohertz component and it produces a vertical line on the CRT. The VTO output at 150 kilohertz is exactly halfway between its extremes of 100 kilohertz and 200 kilohertz. तो आप ये देख सकते हैं कि ये पोजीशन बनती है, ये सिग्नल फ्रिक्वेंसी है FS और ये VTO फ्रिक्वेंसी F0 है। ये सारी फ्रिक्वेंसीज किलोहर्ट्ज़ में लिखी हुई हैं। सो वी कैन सी दैट द VTO आउटपुट एट 150 kilohertz is exactly halfway between its extremes of 100 kilohertz and 200 kilohertz. Therefore, the vertical line representing Fs is equal to 50 kilohertz occurs at the center of the CRT screen. When Fs is 25 kilohertz, जब ये 25 kilohertz है, then a possible IF input of 100 kilohertz occurs at F0 is equal to 125 kilohertz. This produces a vertical line 1/4 of the way across the screen horizontally. Similarly, when Fs is equal to 75 kilohertz, the 100 kilohertz IF is 100 kilohertz IF is produced with the F0 is equal to 175 kilohertz. So to display a vertical line 3/4 of the way across the screen, ये इस स्क्रीन का 3/4 वे इसने कवर कर लिया है। Now when Fs is equal to 0 and when Fs is equal to 100 kilohertz, जब ये वाली पोजीशंस हैं 0 kilohertz और या फिर ये 100 kilohertz वाली एक्सट्रीम्स हैं, then the lines are produced at the left and right hand extremes respectively of the CRT screen. So a change of IF amplifier or VTO will change the range of the signal frequencies that can be displayed. The major advantage of super heterodyne type spectrum analyzer over the TRF type is that the IF amplifier improves the instrument sensitivity. Also, detector can give a better performance since it has to operate at only one IF frequency. अब हम बात करें कि जो स्पेक्ट्रम एनालाइज़र है इसके स्पेसिफिकेशंस क्या क्या होते हैं, स्पेक्ट्रम एनालाइज़र के स्पेसिफिकेशंस क्या क्या होते हैं। तो इसमें एक तो और इसके कंट्रोल्स क्या होते हैं। तो एक तो इसमें ट्यूनिंग कंट्रोल होता है जो कि डिस्प्ले फ्रिक्वेंसी को सेलेक्ट करता है। ये या तो स्टार्टिंग फ्रिक्वेंसी एट द लेफ़्ट साइड ऑफ द स्क्रीन हो सकती है या फिर एक सेंटर फ्रिक्वेंसी ऑन द स्क्रीन भी हो सकती है। द ट्यूनिंग कंट्रोल can also be used to set a negative marker spike anywhere on the screen to identify a particular signal to be investigated. So displayed frequency range is set by the frequency span per division control at a 1 megahertz selection. Each horizontal division on the screen represents an increase in frequency from left to right of 1 megahertz. The reference level control is used to adjust the amplitude of a main signal or reference signal to fill the screen vertically. The setting of reference level control identifies the absolute power of the reference signal in dBm. dBm क्या होता है, अगर हम 1 मिलीवाट के रेस्पेक्ट में लॉगरिथमिक लेते हैं
मैंने डेसिबल का जो एक्सप्लेनेशन अपने एक पिछले वीडियो जो आउटपुट पावर मीटर का था उसमें समझाया था, वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो उसमें जो अगर इनपुट पी आई वो 1 वाट की जाए 1 मिलीवाट हो तो उसे हम dBm कहेंगे। Now the frequency range of a spectrum analyzer defines the extremes of the signal frequency that can be investigated. Typical frequency ranges are 20 Hz to 40 MHz and 100 Hz to 22 GHz. तो एक और इसका इम्पॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन है, वो है रिजोल्यूशन बैंडविड्थ, RBW, रिजोल्यूशन बैंडविड्थ। ये स्पेक्ट्रम एनालाइजर में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिजोल्यूशन बैंडविड्थ क्या होती है? इट स्पेसिफाइज द स्मॉलेस्ट सिग्नल फ्रीक्वेंसी सेपरेशन दैट कैन बी आइडेंटिफाइड। फ्रीक्वेंसीज दैट आर क्लोजर देन दिस would tend to be displayed as one signal. For an analyzer with a frequency range of 20 Hz to 40 MHz, the RBW might be 3 Hz at the low end of the band and 30 kHz at the high end. इसके अलावा एक सेंसिटिविटी का भी स्पेसिफिकेशन होता है। The sensitivity of instrument defines the minimum signal amplitude that can be observed. This is limited by the thermal or circuit noise generated, and thermal noise is directly proportional to the bandwidth. So the narrowest resolution bandwidth gives the greatest sensitivity. यानी कि RBW जितनी कम होगी उतनी ही सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे एक ट्रेड ऑफ है। The average noise level might be -120 dBm. इसी प्रकार से इसकी एक डायनामिक रेंज भी होती है स्पेक्ट्रम एनालाइजर की, जो कि करीब 80 dB के आसपास होती है। और ये क्या होती है? इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम एंड मैक्सिमम सिग्नल लेवल। तो इस प्रकार से हमने देखा कि स्पेक्ट्रम एनालाइजर की का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और इसका एप्लीकेशन जो है वो क्या होता है। धन्यवाद।